सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो पर कहानियों का कारवां में सुनिए यशपाल की कहानी चंदन महाशय, मेरे यानी सुनील के साथ। कहानी हमने साभार ली है आधार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यशपाल के कहानी संग्रह से। तो आइए सुनिए ये कहानी। चंदन महाशय के लिए महाशय उपाधि ही निश्चित हुई, क्योंकि लोग बाग उन्हें कोई दूसरी उपाधि देने के लिए तैयार नहीं थे। पंडित, बाबू, लाला, ठाकुर, मुंशी, ये सभी उपाधियां अलग अलग जातियों की अपनी अपनी बपौतियां हैं। किसी भी जाति के लोग अपनी जाति की क्रमागत उपाधि चंदन लाल को न देना चाहते थे। अर्थात किसी भी जाति के लोग चंदन लाल को अपना संबोधन दे देने को तैयार नहीं थे, कारण चंदन लाल ओछी जाति के समझे जाते थे। चंदन लाल के व्यक्तित्व की उपेक्षा कर देना भी संभव नहीं था कि उन्हें चंदू, चंदवा या चंदना कहकर ही पुकारने से काम चल जाता। उनका लहीम शहीम शरीर, निर्भय मुद्रा और बोलने का अधिकार पूर्ण ढंग ऐसा था कि एक बार मुलाकात हो जाने पर दोबारा परिचय की आवश्यकता न होनी चाहिए थी। यदि किसी अहमन्य व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता अनुभव होती तो चंदन लाल की गालियों की अनुपम मौलिकता उनके लिए स्मृतिवर्धक ब्राह्मी बूटी का काम दे देती। चौड़े भरपूर कंधों से हाथी की सूंडों की तरह लटकती भुजाएं, बड़े बड़े हाथ अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए खुजलाते रहते थे। अभिमानी व्यक्ति की ओर गर्दन झुकाकर देखने से उसका रंग ऐसा था जैसे मुर्गियों के गिरोह में कलगीदार मुर्गा धूल में रेंगते कीड़े की ओर देखता था। उनकी आंखों में छाई लाली क्रोध न होने पर भी घटती नहीं थी। इस लाली को बढ़ाने के जितने भी भौतिक उपकरण हो सकते हैं, उनका प्रयोग चंदन महाशय पूर्ण विज्ञापन और चुनौती के साथ किया करते थे। चंदन महाशय का मुख्य प्रण था किसी के आगे हाथ न फैलाना। उनके सामने यदि कोई मदद के लिए गिड़गिड़ाता तो वो 10-5 रुपए से मदद को तैयार रहते। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उनकी इज्जत करना जरूरी था। कुछ लोगों ने चंदन महाशय को पहलवान पुकार कर उनके लिए उपाधि की समस्या निपटा देनी चाहिए, परंतु इस विषय में उनकी आपत्ति का उग्र रूप देखकर किसी को ऐसा साहस न हुआ। पहलवान कहलाने में महाशय चंदन लाल को आपत्ति थी। विशालता के इस संबोधन को अपनी विद्वत्ता और गहरी राजनीतिक सूझ के प्रति उपेक्षा और अपने शरीर की विशालता के प्रति विद्रूप समझते थे। चंदन महाशय अंग्रेजी पढ़े, सफेद नुकीली टोपी और कुर्ता धोती पहनने वालों के इस चाल को भांप गए। चंदन महाशय को पहलवान बना देने का मतलब था उनसे बुद्ध की बात कहने और राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार छीनकर अपनी लीडरी जमा लेना। चंदन महाशय खद्दरधारी अंग्रेजी पढ़े लोगों की राजनीतिक नेतृत्व पर अपना एक अधिकार बनाए रखने की इस कमीनी चाल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। फलतः उनका नाम हिंदू जाति के महापुरुषों की साझी उपाधि महाशय से विभूषित हो गया। चंदन महाशय आमूल क्रांति के समर्थक थे। वो नगर के राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक होने का दावा करते थे। उनके विचार में उनकी गिनती देश और प्रांत के प्रमुख नेताओं में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे पहले आंदोलन के समय जेल गए थे। जनता उनकी बात को देखकर प्रमुख नेताओं के समान महत्व नहीं दे पाती थी। इसका कारण चंदन महाशय की दृष्टि में जनता का भोलापन और नगर के राजनैतिक नेता बन बैठने वाले सरमाएदार लीडरों की संकीर्णता और कुचक्र ही था। अंग्रेज सरकार के राज को उलट देने के उग्र कार्यक्रम पेश करने में कोई नेता उनकी बराबरी नहीं कर सका और न कोई नेता उनकी बराबरी के 72 घंटे तक अपने पक्ष में बहस करने की क्षमता रखता था। सन 1921 में वो उसी राजनीतिक अपराध के लिए जेल गए थे जिस अपराध में पंडित मोतीलाल, जवाहरलाल, अली भाई जेल में बंद किए गए थे। शिरोमणि नेताओं के समान ही राजनीतिक अपराध करने पर भी जेल में चंदन महाशय के साथ अपमान पूर्वक व्यवहार किया गया और उन नेताओं के साथ सम्मानपूर्ण। उस समय के कायदे कानून के अनुसार चंदन महाशय को जेल का गोल गले का धारीदार कुर्ता और जांघिया पहनने और गले में कैदी के नंबर की तख्ती लटकाने के लिए मजबूर किया गया।
उन्हें हाथों पर से बिखर जाने वाली रेतीली रोटी और लोहे के तसले में काली दाल खाने के लिए विवश किया गया। जेल में उन्होंने देखा कि नेताओं के लिए फलों और मिठाइयों के झाबे आते थे। नेताओं से जेल के अधिकारी इस तकल्लुफी से बात करते थे जैसे अपनी बेटी का संबंध जोड़ने की बात कर रहे हों। ये भेदभाव और अन्याय देखकर चंदन महाशय को नेताओं और अंग्रेज सरकार दोनों पर ही क्रोध आया। नेताओं के प्रति इसलिए कि जो दुश्मन के आदर और तकल्लुफी को स्वीकार करता है वो उससे लड़ेगा क्या, और पक्षपात करने वाली अंग्रेज सरकार के प्रति इसलिए कि अंग्रेज सरकार अपने आर्थिक गुट के काले रईसों को देश की जनता से फोड़कर अपना साथी बनाए रखने के लिए फुसला रही थी। चंदन महाशय जेल का अनुशासन स्वीकार करना शत्रु के लिए सिर झुकाना समझते थे। जेल का अनुशासन न मानने से उन्हें काल कोठरी में बंद होने की सजा मिलती थी। चंदन महाशय ने काल कोठरी के एकांत में बंद रहकर मनन किया और अपनी राजनीति निश्चित कर ली। उनकी राजनीति का तत्व ये था कि अंग्रेज बंगलों में रहने के लिए, मजे से गोश्त और शराब उड़ाने के लिए गरीब हिंदुस्तान पर राज करते हैं। गोरे अमीर राजा हैं, काले अमीर उनके मुनासब हैं और काले गरीब गुलाम हैं। झगड़ा अमीर और गरीब का है। गोरे अमीर अपना राज चलाने के लिए काले अमीर को अपना नौकर बना लेते हैं और अपना राज चलाते हैं। दुनिया में इंसाफ और आजादी तभी कायम हो सकती है जब अमीर गरीब का भेद न रहे। चंदन महाशय ने जेल में यातना पाकर छूटने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज लाट और गवर्नरों की काउंसिलों का मेंबर बन जाने के लिए तैयार देखा तो उन्हें अपनी राजनीतिक सूझ में कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने देश की आजादी के लिए किसान मजदूर के राज का प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि अमीर और गरीब में भेड़ी और बकरी से कोई दोस्ती नहीं हो सकती। कांग्रेस के जिम्मेदार और सम्मानित नेता उन्हें बहका हुआ व्यक्ति बताकर उनकी उपेक्षा करने लगे। चंदन महाशय कांग्रेस के नेताओं से अपमान पाकर कांग्रेस को अपना और अपने जैसी जनता का शत्रु मान बैठे। कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने लगे। साम्राज्यवादी अंग्रेज के गुट के ये काले लोग जनता की स्वतंत्रता नहीं, अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। काले और गोरे सरमाएदारों का राज मेहनत करने वाली जनता को विवश बनाए रखने के लिए है। सरमाएदारों के मंदिर, मस्जिद, गिरजा, सरमाएदारों के ब्याह, शादी और परिवार के नियम और उनकी अदालत, सब कुछ मेहनत करने वालों को बेबस और गुलाम बनाए रखने के लिए है। चोरी न करने और झूठ न बोलने के उपदेश सरमाएदारों के आराम पर आंच न आने देने के लिए है। सरमाएदारों को मिटाने के लिए उनकी हुकूमत के सब फंदों को तोड़ देना जरूरी है। सरमाएदारों के राज की, उनके मजहब की, उनके रस्म रिवाज की सब बातें जुल्म है। उनकी कोई भी बात मानना गुलामी को मंजूर करना है। चंदन महाशय को दृढ़ विश्वास हो गया था कि पूंजीवादी व्यवस्था में धन कमाने का साधन ईमानदारी से मेहनत करना नहीं बल्कि दूसरों की जेब से पैसा खींच लेने की चतुरता है। ईमानदारी और मेहनत सिर्फ गुलाम और गरीब के लिए है। इस राज में जो ईमानदारी से मेहनत करेगा गुलाम और गरीब रहेगा। जो चालबाजी से मुनाफा कमाएगा अमीर होगा। गरीबों की मेहनत से मुनाफा कमाना सब बेईमानी की जड़ है। यही मतलब पूरा करने के लिए गरीबों पर सरमायादारी की हुकूमत कायम की जाती है। मुनाफा कमाने के लिए घी में कचालू और चर्बी मिलाई जाती है। सरकारी काम में पब्लिक का पैसा हड़पने के लिए सरकार के हलकदारों को रिश्वत दी जाती है। जेल में रहकर चंदन महाशय देख आए थे कि सजा अपराध करने के कारण नहीं मिलती बल्कि जेब में काफी रकम न होने से वकील, पुलिस और सरकार को खुश न करने के कारण ही मिलती है। जैसे गरीब आदमी पंडे को गोदान न कर सकने के कारण पापी बन नरक में जाता है, वैसे ही गरीब आदमी जेब में पैसा न होने पर पेट भरने और जिंदगी का मजा चखने की कोशिश करने से सजा पाता है। चंदन महाशय को पूंजीवादी सरकार और उसकी व्यवस्था के किसी भी नियम को मानना अपने आत्मसम्मान और राजनैतिक धर्म के विरुद्ध जान पड़ने लगा और ईमानदारी से मेहनत करना, गुलामी को स्वीकार करना। चंदन महाशय ने अपनी राजनीति को वैयक्तिक जीवन में अपनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ईमानदारी से मेहनत न करने की और पूंजीवादी शोषण और गुलामी में न फंसने की प्रतिज्ञा कर ली। अपने निर्वाह के लिए ईमानदारी से मेहनत न करके पूंजीवादी व्यवस्था को ठगने का निश्चय किया। इस प्रयोजन से उन्होंने एक रसायनशाला आरंभ की जिसमें सबसे पहले हाजमे की जायकेदार गोलियां बनाई। जिस समय से गोलियां बाजार में आई इसका रहस्य किसी को मालूम न था।
कुछ रुपया कमा लेने के बाद चंदन महाशय ने पूंजीवादी व्यवस्था के प्रपंच की पोल खोलने के लिए अपने इस चमत्कार का वर्णन स्वयं ही सार्वजनिक रूप से करना आरंभ कर दिया। हाजमे की जायकेदार गोलियों के आविष्कार की कहानी ये है। चंदन महाशय 1921 में जेल में राजनीतिक चिंतन करके रिहा हुए। वे समझ चुके थे कि किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम करने से वो समाज में सम्मानित नेता का आदर नहीं पा सकते। समाज में सम्मानित होने के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं, पैसा भी हो और आदमी शारीरिक मेहनत नहीं करे। उसके संकट की गुरुता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल से रिहा होते समय उनके पास कुल जमा पूंजी 3 रुपए थी। इतनी पूंजी को लेकर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को धोखा देकर अपना निर्वाह करने के लिए कारोबार की चिंता आरंभ की। चंदन महाशय को शहर की किराना मंडी में एक बनिए की दुकान के सामने लाल मिर्च के बीजों की छोटी ढेरी दिखाई दी। मिर्चें बिक जाने पर चौतरे की सफाई के लिए झाड़ू लगाकर बीजों को बटोर दिया जाता था। चंदन महाशय ने बनिए से इन गिरे हुए बीजों की ढेरी का सौदा किया। 2 आने में कूड़ा खरीद कर अपने अंगोछे में बांध लिया और सब्जी मंडी की ओर चले गए। एक कुंजड़ी की दुकान के आगे फटे, सूखे और सड़े नींबुओं की डलियां उन्हें दिखाई दी। इन नींबुओं का थोक सौदा 98 में हुआ। उन्होंने माल अंगोछे के दूसरे सिरे में बांध लिया। रास्ते में 3 चीजें उन्होंने और खरीदी। 4 आने का सेंधा नमक, 2 आने का काला नमक, 4 आने का हींग और 4 आने में न बिक सकने योग्य सड़ा आमचूर। अपनी कोठरी में लौटकर चंदन महाशय नाक और मुंह अंगोछे से बांधकर मिर्चे के बीज कूटने के लिए बैठ गए। आपत्ति उन्हें परिश्रम करने में नहीं, परिश्रम करते देखे जाने में थी। बीजों को यथासंभव बारीक कूटकर उसमें दोनों नमक और हींग मिला दी और इस चूरन को सड़े नींबुओं के रस में गूंथकर गोलियां बना ली। बाजार से बादामी कागज खरीदकर छोटे छोटे लिफाफे बनाए। चंदन महाशय ने लिफाफे में 20-20 गोलियां रखकर इन गोलियों की थोक और फुटकर बिक्री प्रारंभ की। चमत्कारपूर्ण गोलियों को कलकत्ते के प्रसिद्ध सर्वदानंद औषधालय का आविष्कार बताया गया। गोलियां बेच डालने में चंदन महाशय को लगभग 1 मास लगा। इस 1 मास में गोलियों की बिक्री से 2 वक्त भर पेट खाने के साथ दूध, दही और पाचक पेय का यथेष्ट व्यवहार करने के बाद भी चंदन महाशय के पास 30 रुपए की पूंजी शेष रह गई। चंदन महाशय को दवा के नाम पर जहर बेचने से कोई ग्लानि अनुभव नहीं हुई। उनकी यह धारणा थी कि बदहजमी उन्हीं लोगों को होती है जो श्रम न करके आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। अपनी गोली से हराम का खाने वालों को धोखा देकर अपना निर्वाह आराम से चलाने में कोई अन्याय उन्हें नहीं जान पड़ा। चंदन महाशय को अधिक पाने के लिए गहरी जेबों में हाथ डाल सकने का उपाय सोचना पड़ा। तो पूंजीवादी व्यवस्था का रहस्य समझ चुके थे कि पैसे वाले लोग अपनी जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने और कष्ट से बचने के लिए उतना पैसा खर्च नहीं करते जितना कि व्यसनों में और अपना बड़प्पन दिखाने में करते। चंदन महाशय ने गहरी जेबों से यथेष्ट पैसा निकाल सकने के लिए पलंग तोड़ गोलियों का आविष्कार किया। उन्होंने इन विशिष्ट गोलियों की गुपचुप बिक्री के लिए तंबोलियों को अपने षड्यंत्र में सहयोगी या दलाल बनाया। इन गोलियों की बिक्री से रुपए खनकते हुए आने लगे तो चंदन महाशय को पूरा विश्वास हो गया कि पूंजीवादी व्यवस्था की नींव अनाचार और धोखे पर टिकी है। पूंजी जमा हो सकने की प्रक्रिया ये है कि खर्च आय से कम हो, परंतु चंदन महाशय अपने खर्च पर संयम का प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं थे। पूंजीपति श्रेणी के प्रति उनकी विरोध की भावना का एक रूप था रुपए से संभव सभी भोगों को सार्वजनिक रूप से भोग कर दिखा देना। जो जो रुपया उनके हाथ में आता गया, उनकी भोग की मात्रा और उससे अधिक भोग का प्रदर्शन बढ़ता गया। रुपए की शक्ति से पूंजीवादी नैतिक धारणाओं का सार्वजनिक तिरस्कार करने में चंदन महाशय को बहुत संतोष होता था। वो इस उद्देश्य से शराब और भांग का व्यवहार सार्वजनिक रूप से करने लगे। वो कमर में केवल लाल अंगोछा बांधे घूमते, सूट बूट पहने हुए बाबुओं या सफेद कुर्ता धोती पहने रईसों से उलझकर की हेठी करने में उन्हें मानसिक सुख मिलता। यदि भले आदमियों को चंदन महाशय के बिना वस्त्र पहने बाजार में घूमने पर ऐतराज होता तो और भी अधिक नग्न रूप में बाजार में दिखाई देते और बाजार में व्याख्यान दे डालते। ऐ गरीबों की मेहनत के चोर अमीरों, तुम्हारे शरीर में आदर की कोई बात नहीं। तुम्हारा शरीर हमारे जैसा ही है। तुम कपड़े दिखाकर आदर चाहते हो। हमारे पास कपड़े ना सही, पर हमारी आजादी में दखल देने का हक किसी को नहीं है।
जिसे बुरा लगता है वो अपनी आंखें मूंद ले। वो अपने मित्रों से कहते, कोई अपनी मोटर और शाल दुशाले दिखाकर लोगों को भौचक करता है, कोई अपना नंगापन दिखाकर, जैसे महात्मा लोग। हम किसी से कम है क्या? चंदन महाशय कांग्रेस से नाराज थे, परंतु अंग्रेज सरकार के प्रति अपने विरोध के कारण उन्हें प्रत्येक आंदोलन में जेल जाना पड़ता था। जेल यात्रा से वो सदा ही उग्रतर कांग्रेस विरोधी होकर लौटते। कोई भी राजनीतिक सभा होने पर उसमें व्याख्यान देना वो इसलिए अपना अधिकार समझते थे कि वो नगर के सफेदपोश और मोटर सवार नेताओं से पीछे क्यों रहे। पूंजीवादी नेताओं को उनके पद और सम्मान छीन लेने का क्या अधिकार है? उनके विचार में कांग्रेस जनता और किसान मजदूर की चीज थी। वो कांग्रेस पर अधिकार जमा लेने वाले नेताओं को धोखेबाज, पूंजीपति और अपना व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी मानते थे। नगर में कम्युनिस्ट लोगों का आंदोलन आरंभ हुआ। ये पार्टी किसान मजदूर राज्य का नारा लगाती थी और सफेद पोश मोटर सवार नेताओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती थी। ये पार्टी देश की स्वतंत्रता केवल गोरी सरकार को हटा देने में नहीं, बल्कि देश में सरमायादारी समाप्त कर देने में समझती थी। चंदन महाशय को संतोष हुआ कि आखिर लोगों को उनका राजनीतिक दृष्टिकोण मानना पड़ा। उनका राजनीतिक ज्ञान सत्य प्रमाणित हुआ। चंदन महाशय ने कम्युनिस्ट पार्टी को अपना अनुयायी समझा और उससे सहानुभूति रखने लगे। वो कांग्रेस के नेताओं की तुलना में कम्युनिस्टों की प्रशंसा करने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी के पर्चों और पुस्तकों को पढ़े बिना उसका समर्थन करने लगे। कामरेड लोगों ने चंदन महाशय को भटका हुआ राजनीतिक पीड़ित मानकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। उनकी दृष्टि में चंदन महाशय सरमायादारों की सार्वजनिक सम्मान की ठेकेदारी का विरोध कर रहे थे। कामरेडों को चंदन महाशय की सार्वजनिक सम्मान पाने की इच्छा में कोई अनाचार नहीं दिखाई दिया। कामरेड लोग कांग्रेस पर पूंजीपतियों की ठेकेदारी के विरुद्ध चंदन महाशय की पीठ ठोकने लगे। चंदन महाशय की उच्च श्रृंखलता से आतंकित भले मानुष लोगों ने चंदन महाशय का कामरेड लोगों में सहयोग देखकर चंदन महाशय को कामरेड की उपाधि दे दी। चंदन महाशय को कामरेड की उपाधि देने का प्रयोजन दोहरा था। एक तो चंदन महाशय की जगजानी उच्च श्रृंखलता को कम्युनिज्म का चित्र बता देने से भलमनसाहत का आदर करने वाले लोगों में कम्युनिज्म के प्रति अश्रद्धा हो जाए, और दूसरा ये कि चंदन महाशय को कामरेड चंदन घोषित करके उनके कांग्रेस के नेतृत्व का दावा रद्द कर दिया जाए। अपने आप को अत्यंत चतुर समझने वाले चंदन महाशय पूंजीवादी भलमनसाहत के पैंतरे में फंस गए। वे अपने आप को स्वयं ही कामरेड कहने लगे। चंदन महाशय को कामरेड की उपाधि दी गई तो कम्युनिस्टों को कामरेड चंदन के व्यवहार के प्रति चिंता होने लगी। कोई न कोई कामरेड किसी न किसी बात पर उनसे उलझने लगा। सबसे पहला आदेश कामरेड चंदन को यह दिया गया कि वो कम्युनिज्म के संबंध में मार्क्स की पुस्तकें पढ़ें। ये मानसिक दास्ता कामरेड चंदन को वैसे ही जान पड़ी जैसे पूंजीवादी नैतिक धारणाओं के सामने सर झुका देना। उन्होंने विरोध किया। कम्युनिज्म तो इंसान की आजादी है, उसके लिए किसी की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। कम्युनिज्म तो आदमी की अपनी इच्छा और समझ है और उसकी आजादी है। चंदन महाशय को कामरेड पुकारा जाना नगर में कम्युनिस्टों के लिए बड़ी भारी मुसीबत बन गया। जनता का नेतृत्व कर पाने के लिए कामरेड लोग अपने आप को सदाचारी और आदर्श रूप में पेश करने के लिए चिंतित थे। प्रत्येक कामरेड दूसरे कामरेड के चरित्र का उत्तरदायित्व अपने ऊपर समझता है। कामरेड लोग सामाजिक सभ्यता और आचार के प्रति सभी बंधन कामरेड चंदन पर लगाने लगे, जिसका चंदन महाशय सदा से विरोध करते आए थे। इसके परिणाम में कांग्रेस द्वारा घोषित कामरेड चंदन और मार्क्स के अनुयायी कामरेडों में गर्मागर्म बहसें होने लगी। कांग्रेस द्वारा घोषित कामरेड चंदन महाशय बाजार में खड़े होकर चोरी करने का समर्थन इस तर्क से करते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था संपत्ति के आधार पर कायम है। पूंजीवादी पूंजी के अधिकार से शोषण करता है। हमें पूंजी और संपत्ति को मिटाना है, इसलिए संपत्ति की चोरी करने में खराबी क्या है। वो बाजार में खड़े होकर सतीत्व की धारणा की निंदा इसलिए करते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में स्त्री को संपत्ति समझा जाता है। पतिव्रत धर्म का मतलब केवल पति की गुलामी है। स्त्री और पुरुष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ स्त्री और पुरुष की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो बाजार में खड़े होकर शराब पीने का समर्थन करते थे। पूंजीपति रेशमी पर्दों के पीछे शराब पीना केवल अपना ही अधिकार समझता है और गरीब को बाजार में खड़े होकर शराब पीने पर हवालात भिजवा देता है। चंदन महाशय की संपूर्ण राजनीति संतोष के सब साधनों पर अपना नियंत्रण जमा लेने वाले लोगों के विरुद्ध असंतुष्टों का व्यक्तिगत विरोध था। उन्हें आशा थी कम्युनिस्ट पार्टी के मोर्चे से ऐसे विरोध का अवसर मिल सकेगा। इस मोर्चे से वो सफेद पोश मोटर सवार नेताओं का मुकाबला कर सकेंगे। कामरेडों के व्यवहार से चंदन महाशय को निराशा हुई। नगर में कम्युनिस्ट आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों को व्यक्तिगत नहीं श्रेणीगत मानते थे।
कम्युनिस्ट पूंजीवाद में व्यक्ति के दमन और अवसरहीनता का उपाय व्यक्तिगत उच्छृंखलता से करना कायरता और अपराध मानते थे। उनका कार्यक्रम शोषित श्रेणी की शक्ति और व्यवस्था को सार्वजनिक ढंग से बदलने की मांग था। ये व्यवस्था का व्यक्तिगत विरोध न कर व्यवस्था को सार्वजनिक शक्ति से बदलना चाहते थे। चंदन महाशय को कॉमरेड की उपाधि दी जाने से उनके उच्छृंखल व्यवहार से कम्युनिस्टों को कॉमरेड शब्द के प्रति जनता की अश्रद्धा की आशंका बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट चंदन महाशय को कॉमरेड मानने को तैयार नहीं थे और न उन्हें अपने मंच से चंदनवादी उच्छृंखल विचारधारा के प्रचार का अवसर देने के लिए। नगर में इक्को की हड़ताल हो गई। कम्युनिस्टों ने हड़ताल के समर्थन के लिए सभा का आयोजन किया। सभा में चंदन महाशय भी मौजूद थे। उन्होंने व्याख्यान देने के लिए कई बार मंच पर चढ़ने का प्रयत्न किया। कॉमरेडों ने उन्हें व्याख्यान देने का अवसर नहीं दिया। चंदन महाशय के आग्रह करने पर कॉमरेडों ने इंकार में उत्तर दिया, आप ना इक्के वाले हैं और ना हमारी पार्टी के मेंबर, आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। महाशय चंदन ने अपनी आदत के अनुसार हाथ चला दिया। चंदन महाशय भरे बाजार में हाथ चलाकर चाहे जिसकी इज्जत झाड़ देने के व्यवहार में सफल होते आए थे। शायद कॉमरेड लोग चंदन महाशय के स्वभाव से सतर्क थे। कॉमरेडों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, उनकी अच्छी खासी शारीरिक सेवा कर डाली। शहर में कॉमरेडों की आपसी फूट का हल्ला हो गया। अवसर देखकर पुलिस ने बहुत से कॉमरेडों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के अहिंसा प्रिय नेता चंदन महाशय पर अत्याचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने आवाज उठाई कि वो कांग्रेस के एक बहुत पुराने, अनुभवी, त्यागी, तपस्वी और जनसेवी कार्यसेवी कार्यकर्ता का कम्युनिस्टों द्वारा अपमान नहीं सह सकते। कांग्रेस जिन्होंने कॉमरेडों के विरुद्ध प्रचार करने और उन्हें जेल भिजवा देने के लिए मामला अदालत में पहुंचा दिया। चंदन महाशय के प्रति दुर्व्यवहार का मामला कई दिन तक अदालत में चलता रहा। मामले के दौरान में चंदन महाशय की प्रतिष्ठा शहर में बढ़ाने के लिए सभाएं करके कॉमरेडों के विरुद्ध निंदा के प्रस्ताव पास किए जाते थे। मामले का परिणाम जो भी हुआ हो, परंतु इस बीच चंदन महाशय सचमुच प्रतिष्ठा के आसन पर पहुंचकर कांग्रेस के प्रतिष्ठित सदस्य बन गए। चंदन महाशय मुकदमा तो हार गए, परंतु कांग्रेस के नेतृत्व की बाजी जीत ही गए। तो श्रोताओं, साकार रेडियो पर कहानियों का कारवां में अभी आपने सुनी यशपाल की कहानी चंदन महाशय। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी हमने साभार ली है आधार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यशपाल के कहानी संग्रह से। अगर अभी तक आपने सहकार रेडियो की सदस्यता नहीं ली है तो जरूर लें और इसके संचालन में अपनी आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करें। सदस्यता की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sagarradio.com पर जाएं। तो कहानियों के इस कारवां में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।